नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। 23 मई को होगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन का काउंटडाउन शुरू। धामी की आवाज से होगा दौड़ का फ्लैग ऑफ। 300 से ज्यादा धावक लेंगे हिस्सा। लक्सर में 8 जून से शुरू होगा SIR अभियान। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर प्रशासन तैयार। 29 मई से 7 जून तक होगी BLO की ट्रेनिंग। लक्सर क्षेत्र में बनाए गए 123 बूथ। विकासनगर के शक्ति नहर से महिला का शव बरामद। डकरानी इंटेक पर मिला नहर में लापता महिला का शव। 2 बच्चियों के साथ नहर में कूदी महिला। स्थानीय युवकों ने बच्चियों को बचाया। देहरादून में नदी नालों की सफाई के लिए अभियान तेज। कूड़ा फेंकने वालों पर नगर निगम की सख्त कार्रवाई। कई लोगों को पकड़कर चालानी कार्रवाई की गई। शराब विक्रेताओं और कैंटीन संचालकों पर भी कार्रवाई। देहरादून में प्रदेश में बदलते मौसम से आंखों की समस्या बड़ी। मरीजों में जलन, खुजली और लालन की शिकायतें ज्यादा। डॉक्टर सुशील ओझा ने सावधानी बरतने की सलाह दी। लक्सर में मस्जिद की मीनारों की ऊंचाई घटाने का काम शुरू। सुल्तानपुर मस्जिद निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई। कमेटी ने खुद शुरू किया ऊंचाई घटाने का काम। के न्यूज़, खबरों का सारथी। सीधे चलते खबरों के विस्तार में। खबर लश्कर से, जहां हरिद्वार देहात और लश्कर क्षेत्र में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। 8 जून से यह अभियान शुरू किया जाएगा। लक्सर SDM अनिल शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 मई से 7 जून तक BLO की ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 8 जून से SIR का काम विधिवत शुरू कर दिया जाएगा। लक्सर क्षेत्र में कुल 123 बूथ बनाए गए हैं, जहां BLO की तैनाती की गई है। BLO घर घर जाकर फॉर्म वितरित करेंगे और मतदाताओं से आवश्यक जानकारी जुटाएंगे। प्रशासन की ओर से मतदाता सूची को दुरुस्त और अपडेट करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। सभी BLO को ट्रेनिंग के बाद फील्ड में भेजा जाएगा। SDM ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे BLO को सही जानकारी देकर SIR अभियान में सहयोग करें। SIR की घोषणा जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई है और हमारे यहाँ SIR 29 से 7 तक ट्रेनिंग का कार्य शुरू होगा और 8 तारीख से SIR का कार्य शुरू हो जाएगा। तो BLO हमारी जो है वो नियुक्त हो गई है और हमारे यहाँ टोटल 123 बूथ है और सभी बूथों में BLO नियुक्त है। वो घर घर जा कर के फार्म का वितरण करेंगी। रुक करते अगली खबर की ओर। विकासनगर के शक्ति नहर में डूबकर लापता हुई महिला का शव डकरानी इंटेक से बरामद कर लिया गया। महिला कल अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ शक्ति नहर में कूद गई थी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना के दौरान स्थानीय युवकों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों मासूम बच्चियों को सकुशल नहर से बाहर निकाल लिया था, जबकि महिला तेज बहाव में लापता हो गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस और राहत टीमों ने महिला की तलाश शुरू कर दी थी। लगातार चलाए गए सर्च अभियान के बाद महिला का शव डकरानी इंटेक क्षेत्र से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। रुक करते अगली खबर की ओर। औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई में श्रमिकों के प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगाड़ने, पुलिस टीम पर पथराव करने और देर रात तक श्रमिकों को उकसाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सेलाकुई थाना क्षेत्र पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल 10 मुख्य उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी के बाद श्रमिक अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने माहौल को हिंसक बनाने का प्रयास किया। देखते ही देखते उपद्रवियों ने वहां कानून व्यवस्था संभालने तैनात पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस अचानक हुए हमले में कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें भी आईं और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि दिन में हुए बवाल के बाद जब स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया
तब भी कुछ उपद्रवी शांत नहीं बैठे। आरोपी देर रात तक श्रमिकों के आवासों और आसपास के क्षेत्रों में जाकर उन्हें दोबारा आंदोलन और हिंसा के लिए भड़काने की कोशिश कर रहे थे। रुक करते अगली खबर की ओर। देहरादून में नगर निगम द्वारा नदी नालों को स्वच्छ और साफ रखने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर में बढ़ती गंदगी और जल स्रोतों में कचरा फेंके जाने की घटनाओं को रोकने के लिए निगम ने सख्त रुख अपनाया है। अभियान के तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो नदी नालों के किनारे या उनमें कूड़ा कचरा फेंकते हैं। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि पिछले 1 महीने में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें लोगों को कूड़ा फेंकते हुए पकड़ा गया है। ऐसे सभी मामलों में नगर निगम की टीम द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है और संबंधित लोगों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केवल आम नागरिक ही नहीं बल्कि कुछ शराब विक्रेताओं और कैंटीन संचालकों पर भी गंदगी फैलाने के मामले में कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने इन सभी पर करीब 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया। नगर निगम का कहना है कि अभियान लगातार जारी रहेगा। पिछले 1 माह में जो ये प्रकरण सामने आए, कई जगह विभिन्न समाचारों के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हुई है कि कतिपय लोगों के द्वारा जो है नालों में कूड़ा जो है फेंका जा रहा है, तो उन पर चालानी कार्रवाई क्षेत्र अनुसार की गई है। सुपरवाइजर्स और इंस्पेक्टर के माध्यम से भी चालानी कार्रवाई की गई है और हमारे द्वारा भी निरीक्षण में पाया गया जहाँ जहाँ, तो हम लोगों के द्वारा भी कार्रवाई की गई है और चालानी कार्रवाई करके नोटिस भी दिए गए। ऐसे में जो है कई जो वहाँ पे शराब विक्रेता थे, शराब की दुकानों की जो कैंटीनें थी, उन पे भी कार्रवाई की गई है और 50-50 हज़ार का चालान तो हमारे लोगों के द्वारा किए गए। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश में बदलते मौसम और तेज धूप के चलते आंखों से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अस्पतालों में आंखों में जलन, खुजली, लालपन और सूखापन जैसी शिकायतों वाले मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में बदलाव और तेज धूप आंखों पर सीधा असर डाल रही है। इसी को देखते हुए नेत्र रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील ओझा ने लोगों को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि तेज धूप के दौरान आंखों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। दिन के 11:30 बजे से लेकर दोपहर 2:30 से 3 बजे तक धूप से सबसे अधिक तीव्र होती है। ऐसे समय में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़े तो सिर को कपड़े, टोपी या हेलमेट से ढकना चाहिए। आंखों की सुरक्षा के लिए धूप का चश्मा अवश्य पहनना चाहिए। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए। डॉक्टर ओझा ने सलाह दी कि लोग हमेशा पानी की बोतल साथ रखें और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, जिससे शरीर और आंखें दोनों हाइड्रेट रहें और समस्याओं से बचाव हो सके। देखिए, जो गर्मी से बचने का सबसे बड़ा उपाय है, आप भी जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो सबकी एडवाइस होती है, बड़े बुजुर्गों की सलाह होती है कि जिस समय धूप की तपिश सबसे ज़्यादा होती है 11:30 से 2:30-3 बजे तक, उस समय कोशिश करें बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें कमरे से बाहर या छाया से धूप में तभी निकलें, वरना उसको अवॉइड करें। और अगर निकल भी रहे हैं तो फिर उसकी सावधानी बरतिए, जैसे कि टोपी लगा सकते हैं और एक जो बांधते हैं, आपने देखा होगा सर पे कुछ कपड़ा बांध सकते हैं और जो है हेलमेट पहन सकते हैं और साथ में आंखों के लिए धूप वाला चश्मा लगा सकते हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। प्रदेश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं और लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जनता के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने में लगी हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी बीच उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की चुनावी रणनीति और तैयारियों को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। पार्टी किस तरह मैदान में उतरने की योजना बना रही है, इसे लेकर संवाददाता शिव नारायण ने उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी से विशेष बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय जहाँ पर हमारे साथ हैं
उत्तराखंड क्रांति दल के युवा प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी जी। इन्हीं से कई सवालों पर जवाब लेंगे। सर नमस्कार, पहले तो धन्यवाद आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से उत्तराखंड क्रांति दल अपनी तैयारियां कर रहा है, वैसे सभी जो राजनीतिक दल है 2027 के चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रही है, तो आपके पार्टी की क्या तैयारियां? देखिए, पार्टी जो है लगी हुई है और मजबूती से काम कर रहे हैं हम संगठन के ऊपर। हम लगभग 4,500 बूथों पर पहुंच चुके हैं, सदस्यता करा चुके हैं डिजिटली। युवा प्रकोष्ठ की मैं बात करता हूँ और कई रिटायर्ड ऑफिसर्स, कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और जितने भी विभागों में लोग थे, जो ईमानदार प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं, वो उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ रहे हैं और निश्चित ही जमीन पे देखने के लिए भी मिल रहा है। क्या यूकेडी का फोकस ये है कि पढ़े लिखे युवा या पढ़े लिखा जो रिटायर्ड अफसर है, अधिकारी हैं, वो आपके साथ जुड़े तो आपको कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलेगा? जिस तरीके से तेलंगाना उसमें, तमिलनाडु में एक जो पूरा उनकी पार्टी है उसमें सभी जो विधायक पढ़े लिखे हैं, तो इस तरीके के भी कोई आप प्रयास कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। यूकेडी जो है वो हमेशा से पढ़े लिखे लोगों की पार्टी रही और यूकेडी वो पार्टी है जिसके संस्थापक जो खुद एक साइंटिस्ट है। जो डीडी पंजी थे वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इवन जो हिमाचल मॉडल की आप बात करते हैं तो वाईएस परमार जी के साथ नीति बनाने वाले डीडी पंजी थे। तो जिस हिमाचल मॉडल को उत्तराखंड ढूंढ रहा है वो तो उत्तराखंड क्रांति दल के पास है और ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, बुद्धिजीवियों की पार्टी है और वक्त से आगे की पार्टी थी, क्योंकि हमारी विचारधारा को समझने में लोगों को बहुत समय लगा। हमारे अध्यक्ष आशीष नेगी जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बेखूबी से जवाब दिया। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, के न्यूज इंडिया, देहरादून। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम तय किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 29 और 30 मई को 2 दिवसीय दौरे पर देवभूमि उत्तराखंड पहुंचेंगे। इस दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई और पूरा कार्यक्रम खाका तैयार हो चुका है। इस दौरान पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए बूथ, मंडल और जिला और कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही प्रदेश मंत्रिमंडल और सभी विधायकों की अलग अलग बैठकें भी प्रस्तावित है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस दौरे में संगठन और सरकार दोनों ही स्तर पर समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा होगी। साथ ही 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी का विस्तृत रोड मैप तैयार किया गया है। भाजपा का यह दौरा प्रदेश की राजनीतिक दिशा और आगामी चुनावी रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम का टेंटेटिव कार्यक्रम आ चुका है। 29 और 30 तारीख को वो 2 दिन के प्रवास पे देवभूमि में रहेंगे। हमने उनके आगमन की सब तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। पार्टी की बूथ की, मंडल की, जिले की, कोर कमेटी की बैठक लेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे, सभी विधायकों की बैठक लेंगे और 2027 चुनाव के लिए पार्टी के पूरे रोड मैप को तैयार करके जाएंगे। सर, एसआईआर को लेकर रुक करते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। राज्य सरकार ने स्मार्ट पीडीएस योजना के तहत URCS-MS पोर्टल लागू किया है, जिसके माध्यम से नागरिक अब घर बैठे नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही राशन कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने और अन्य संशोधन जैसी सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। नई व्यवस्था में OTP आधारित सत्यापन को अनिवार्य किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो सके। इससे फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी और लाभार्थियों को तेज व सरल सेवाएं मिलेंगी। जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस डिजिटल प्रणाली से लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सभी सेवाएं कुछ ही क्लिक में उपलब्ध होंगी। जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पुराने राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे 30 मई से पहले अपनी eKYC प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कर लें, अन्यथा उन्हें सरकारी योजना के तहत लाभ में दिक्कत हो सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी, तकनीकी आधारित और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके। देखिए, शासन ने जो है, जो राशन कार्ड का हमारा पोर्टल है
उसको अपडेट किया है, RCMS को URCMS किया है। उसमें कई सारे सुधार किए हैं। उसमें जनता के लिए घर बैठे वो आवेदन भी कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए, और साथ में जो है वो हमारे ऑफिस में भी आके आवेदन कर सकते हैं। दूसरे इसमें परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के साथ उनकी सभी की फ़ोटो, इंडिविजुअल फ़ोटो भी लगने लगी है, लगानी जो मैंडेटरी हो गई है। और सभी के मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर के जब वो आवेदन करेंगे तो उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP बेस हो गया। इससे ट्रांसपेरेंसी हो गई है, कोई भी गलत आवेदन नहीं कर पाएगा। रुक करते अगली खबर की ओर। देहरादून में नकल माफियाओं के खिलाफ STF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईटेक परीक्षा नकल गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी SSP परीक्षाओं में नकल कराने वाले संगठित नेटवर्क के चौथे आरोपी के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत STF SSP अजय सिंह के नेतृत्व में टीम ने दिल्ली निवासी ईश्वरी प्रसाद और इंद्रजीत शर्मा और इंदर को नेहरू ग्राम स्थित सेंट जॉन्स एकेडमी से गिरफ्तार किया। आरोपी पर आरोप है कि वह परीक्षा केंद्रों पर सर्वर रूम, परीक्षा लैब और अंडरग्राउंड चैम्बर तैयार कर हाईटेक नकल नेटवर्क स्थापित करता था। जांच में सामने आया कि आरोपी दिल्ली में नेटवर्किंग का काम सीखने के बाद इस संगठित गिरोह से जुड़ा और SSP परीक्षाओं में नकल के लिए पूरा तकनीकी सेटअप तैयार करता था। STF ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप, 4 मोबाइल फ़ोन, 14 ब्लूटूथ डिवाइस, इंटरनेट राउटर, बैटरियां और फर्जी ID कार्ड बरामद किए हैं। अब तक इस नकल गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। उत्तराखंड राज्य में विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं, साथ ही साथ केंद्र द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। इसको देखते हुए इनकी शुचिता बनी रहे, इसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, समय समय पर निर्देश भी आए इसमें कि ऐसी परीक्षाएं जो राज्य स्तरीय हैं, साथ ही साथ केंद्र की जो परीक्षाएं होती हैं उन पर STF द्वारा सतत निगरानी रखी जाए। और इसको देखते हुए 2 टीम, टेक्निकल टीम का यहाँ गठन किया गया था। और विगत कुछ माह पहले, माह फरवरी में एक SSC के एग्ज़ाम की परीक्षा के दौरान जो है एक गैंग का पर्दाफाश हुआ था, जहां पर एक तरीके से सर्वर में से लगाकर एक नया सर्वर बनाकर परीक्षा में नकल कराई जा रही थी। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां 4 धाम यात्रा के चलते बढ़ती ईंधन खपत के बीच पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैली अफवाहों पर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि जनपद में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा के कारण ईंधन की मांग बढ़ी है, लेकिन तेल कंपनियों से लगातार नियमित सप्लाई मिल रही है। प्रशासन द्वारा जिले के 165 पेट्रोल पंपों की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर पूरी नजर रखी जा सके। देखिए, हमारा जो जनपद है वो राजधानी जनपद है उत्तराखंड की, और ये महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है। और इसमें जो है जैसे हमने LPG पे नियंत्रण पाया और उससे विधिवत जो है उसको मैनेज किया है, उसके वितरण को, उसी तरह से अभी पेट्रोल पे भी हम जो है लगातार निगाह रखे हुए हैं। पेट्रोल डीजल पे भी हमारे यहाँ करीब 165 पंप हैं, IOC, BPC, HPC, नयारा, जियो के मिला के। और हम सभी पंप वाइज, जो एक पंप वाइज पे जो है हम उन पे निगाह रखें कि उनके पास कितना स्टॉक है, कितना आ रहा है, कितना उनकी रिक्वायरमेंट है, कितना उनको मिल रहा है और कितना बच जा रहा है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर जहां सतपुली में पंकज सुसाइड केस को लेकर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस, CPI, माले उत्तराखंड क्रांति दल समेत कई संगठनों ने सड़क पर उतरकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य बाजार में जुलूस निकालते हुए नारेबाजी की और बस अड्डे के पास राधा कृष्ण मंदिर परिसर में जनसभा आयोजित की। जनसभा में पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा ने मामले को गंभीर बताते हुए अब तक FIR दर्ज न होने पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि एक अनुसूचित जाति के युवक को पुलिस प्रताड़ना के कारण आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में पुलिस के व्यवहार को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं और पुलिस पर माफिया से मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं। भाकपा माले के
इंद्रेश मैखुरी, कैलाश पांडे, माकपा के राज्य सचिव राजेंद्र पुरोहित, सद्भावना मंच के भवन पाठक और अन्य नेताओं ने थानाध्यक्ष समेत पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को उपजिलाधिकारी सतपुली रेखा आर्य के माध्यम से ज्ञापन सौंपा, जिसमें SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई, मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग शामिल रही। बाद में प्रदर्शनकारियों ने मृतक पंकज के रेतपुर स्थित घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। यही पूरे परिवार का यही है मांग है कि बस उसकी इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। और जैसे मैंने अपने भाई को याद करते हुए उसकी इंस्टाग्राम आईडी देखी तो मैंने चेक किया कि उसकी इंस्टाग्राम आईडी डीएक्टिव है। तो पुलिस वालों के पास था फ़ोन। मुझे अभी कोई स्पष्ट नहीं है कि पुलिस वालों ने किया इसका अकाउंट डिलीट या फिर क्या हुआ। मेरे ससुराल आए थे, 10-12 पुलिस वाले आए थे। उन्होंने यही पूछा कि आपके साथ उनकी लंबी बातचीत होती थी तो क्या क्या बातें हुई, लास्ट बार आपको कॉल किया था, क्या क्या बोला, और बस यही सारे सवाल पूछे उन्होंने। बहुत आज जैसे कि आपको पता है कि पंकज के मामले में हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हैं और यहाँ पे हमारे पूर्व माननीय सांसद श्री प्रदीप टंटा जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत सारे, बात कांग्रेस की नहीं है, आज यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पे एकत्रित हो रखे हैं। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आके पता चल रही है कि पुलिस कह रही थी कि हमने परिवार को, बच्चे को सौंप दिया था, लेकिन यहाँ तो आके पता चला कि थाने में गिरफ्तारी के बावजूद भी पुलिस ने इन्फॉर्म नहीं किया कि घर को। वो तो किसी तरह उसके फ़ोन से किसी ने इनको सूचना दी, माँ वहाँ गई और उस बच्ची का जो बयान है मुझे आज भी प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठा रहा है। रुक करते अगली खबर की ओर। महंगाई के मोर्चे पर पूरी तरह फेल हो चुकी केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला फूंक दिया। डीजल, पेट्रोल और CNG को बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर तीखा हमला बोलते हुए जिलाध्यक्ष अलका पाल ने कहा कि पहले कमर्शियल गैस महंगी कर व्यापारियों की जेब काटी गई और अब ईंधन के दाम बढ़ाकर आम जनता पर दोहरा बोझ लाद दिया गया, जिसका हिसाब 2027 के चुनाव में तय होगा। आज जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस देश के अंतर्गत डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, सरसों के तेल के दाम, दूध के दाम, घी के दाम, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने उतारते हैं, उन सभी के दाम बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्य का विषय है। आज पूरा भारतवर्ष में महंगाई के लिए त्राही मची हुई है और कोई सुनने वाला नहीं है। ये मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से नाकाम सरकार है। यदि जरा सी भी इनको शर्म है तो देश हित में पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक से माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का